साबिक सिफारतकार एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, 12 दिन के अंदर हमने मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे। हमने देखा कि एक बात अमेरिका की तरफ से होती थी, 2 हफ्ते का पीरियड दिया गया, फिर उसके बाद 2 दिन में ही हमला कर दिया गया। अब जो सीज फायर तक हम पहुंचे, आपकी राय में क्या मुख्तलिफ मुहर्रिकात या वो क्या चीज थी जिसने मामला यहाँ तक पहुंचा है? क्या एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे दिया, सबकी ईगोस पैसिफाई हो गई, या फिर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी खासकर रूस का किरदार था, या ईरान के जवाब ने सबको हक्का बक्का कर दिया? ये आखिरी बात आपने कही है वही है जी। जो ताकतवर आता है ना अपनी भूली बन के, तो उसका एक ही जवाब होता है कि आप उसके सामने खड़े हो। और मैंने जो पहला इंटरव्यू जब 13 जून को हुआ था, ये अब्दुल्ला और हुमा को ही दिया था, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ईरान को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं कल रात तक भी ये कह रहा था कि ईरान ने डिजास्टर किया है। जब ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पे हमला किया, तब भी मेरा यही व्यू था। और आज आपने देखा कि अगर ये थोड़ी देर और जंग जारी रहती तो इसराइल के अंदर एक बगावत हो जाती नेतन्याहू के खिलाफ। तो मेरा तो शुरू से ये ओपिनियन था कि जब कोई बुली आपको बुली करे तो आपको जवाब देना है, लेकिन वैसे आप अमन के साथ नहीं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अक्लमंदी की है इसराइल ने और अमेरिका ने कि ये इसका हाथ अभी अपना रोका है। और शायद अमीर ऑफ कतर ने रोल प्ले किया है। आप कह रही हैं कि शायद रूस ने किया हो, मुझे सच्ची बात है आइडिया नहीं है। और अभी भी कोई पता नहीं है कि ये जंग रुक गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी कोई पता नहीं। सर, अब इजराइल की तरफ से भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया, नेतन्याहू के दफ्तर से बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है कि हम इस सीज फायर को तस्लीम करते हैं। आपने कहा कि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स था उसके बारे में मिस कैलकुलेशन थी, वो बड़ा एक मेजर फैक्टर बना इस जंग में। जाहिर है जंग में तो सभी क्लेम करते हैं कि हम फाते रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। ईरान ये कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल कह रहा है कि हमने अपना जो हदफ था वो हासिल कर लिया। वैसे जो इन सब का हदफ था रिजीम चेंज वाला, वो तो हासिल हुआ नहीं। तो फिर ये सीज फायर कैसे फिर क्या हासिल हुआ तीनों मुल्कों को अगर बात कर लें? देखें, ईरान ने तो ये साबित कर दिया कि वो एक कौम है और खड़ा हो सकती है। सही। जिस तरीके से पाकिस्तान ने साबित किया था 10 मई को, तो ईरान ने भी साबित कर दिया। इसराइल और अमेरिका का मुझे तो कोई शक नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं, और वो हो नहीं सकती थी। मैंने उस वक्त भी आप ही के प्रोग्राम में भी और शायद किसी और प्रोग्राम में भी कहा होगा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो शाह के जो साहबजादे हैं और 2-4 जो यहाँ से भागे हुए लोग हैं ईरान से, वो अपोजिशन नहीं है, कोई क्रेडिबल अपोजिशन। आपको गलत फहमी हो रही है कि लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे। ठीक है, मुश्किलात हैं, आपने 45 साल से सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ईरान के लोग तंग आए हुए थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी दूसरी कौम के आगे झुकने को तैयार होंगे। तो वही हुआ, तो रिजीम चेंज का मतलूबा हदफ नहीं हुआ। और जो आप कह रहे हैं ना कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, देखें वो उन्होंने कंक्रीट तोड़ा है, जो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इतला कर दी थी। तो न्यूक्लियर मटेरियल, जो फिसाइल मटेरियल, वो ले गए थे कहीं और से। तो ये बिल्डिंग्स तो फिर बन जाएंगी। तो मैं नहीं समझता कि इवन उसके ऊपर भी कोई इन्होंने नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये कर दिया कि ईरान के लिए रास्ते खोल दिए कि वो एनपीटी छोड़ के तो वो अपने प्रोग्राम बनाए। तो ये तो उन्होंने वो रास्ते दे दिए। अच्छा एजाज साहब, ये कहिएगा, अब यहाँ से आगे जैसे इतने हाई इम्पैक्ट की और हाई स्टेक्स की जब जंगें होती हैं, तो कूलिंग पीरियड के बाद अब किन चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए, किन चीज़ों को खातिर में रखना चाहिए? आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई मुआहिदा फॉर्मली आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या किस तरह से फरीक मिलकर बैठेंगे? ऐसे ही रहेगा सब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मौजूदगी में तो सच्ची बात है, कुछ आप यानी एक उससे नहीं, यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि अब इसराइल का जो ख्वाब था ग्रेटर इसराइल बनाने का, और अमेरिका का जो ख्वाब था कि आईमैक बनेगा, वो तो सारा का सारा अब मांद पड़ गया है। अब एक नया बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया है। अब इसराइल की कम से कम, और मेरे ख्याल में अरबों को भी अब हौसला हुआ होगा कि भाई ये इस तरीके से हमें जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होके तो इसराइल के ऊपर हाथ पे यानी किस्म की बैत कर लें।
ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त रवैया नहीं। इसराइल को ये बताना होगा कि जो उसने जुल्म किया हुआ है इस गाजा में, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में आप सबकी आवाज में जोर आएगा। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अमन लाने के लिए एक बड़ा मुआहिदा करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं होंगे, बल्कि उसमें अरब्स भी शामिल हो, पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं शायद तुर्की भी शामिल हो। और ये लोग, सर आपको लगता है कि गजा पे भी जरा बैकफुट पे जाएगा अब इसराइल, और वहां भी कुछ अपनी कार्रवाइयों में कमी लाएगा? जी जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि ये इसराइल से एक कमिटमेंट लेनी होगी कि आपने इस किस्म का काम आप दोबारा गजा में नहीं करना, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला पैदा हो रहा है। तो देखते हैं, आई थिंक डिप्लोमेसी को शायद कुछ चांस मिल जाए। सर, अमेरिका के बारे में बताइएगा, अमेरिका का रोल और फिर अमेरिका का वो जो एक जोम और ताकतवर तरीन दुनिया की नेशन होने का रोल था, वो किस तरह से मुतासिर हुआ है और क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? जी आई है जी, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उनका कद काठ जो है वो गिर रहा है, कम हो रहा है अमेरिका का। क्योंकि देखें ना, इतनी बड़ी ताकत हो और वो इतने घमंड से कहें कि बस अब हम देखें हमने ईरान के साथ हम क्या हासिल करते हैं, और अगर ये ईरान यहाँ बाज ना आया तो हम इससे भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वो सब कहाँ गया? तो घमंड तो, तकब्बुर तो चलता नहीं है ना जी। यूसुफ, मैंने उस वक्त भी आपके फिर प्रोग्राम में कहा होगा कि वो अफगानिस्तान जो था, जो 38 मिलियन का मुल्क था, बुरे हाल में था, वहां पे फंस के रह गए। और अगर ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लाते जो रजीम चेंज के लिए जरूरी होते हैं, तो फिर तो ये फंस के रह जाते। तो मैं समझता हूँ कि उनके भी मेरा ख्याल इज्जत और वकार में कमी आई। बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, थैंक यू।